मैथमेटिक्स में आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए करेंगे आगे, क्योंकि आपको याद होगा सभी स्टूडेंट्स को कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.5 प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग मिसलेनियस में चल पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमको मिसलेनियस एग्जाम्पल्स करने हैं, विविध उदाहरण। विविध उदाहरणों में मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 33 नंबर पे है। मैं सवाल को पढ़ता हूं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करें। लिखा हुआ है 4 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सरणी में दर्शाए गए तरह से आवंटित की गई हैं। 4 डब्बे हैं और उसमें कुछ कलरफुल जो बॉल्स हैं उनको रखा गया है और किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको एक टेबल के फॉर्म में बना के बेटा आपको दिया गया है। तो मैं उसका पूरा टेबल तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं बना करके कि किस तरह का वहां सब कुछ है। ये मैं यहां पर बना देता हूं आपके लिए। 4 डब्बे हैं आपके पास। मैं चारों डिब्बे छोटे छोटे बना देता हूं जिससे आपको समझ में भी आ जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ये है डिब्बा 1, ये सेकंड है, ये तीसरा डिब्बा है और ये चौथा डिब्बा है। पहले डिब्बे में सभी डिब्बों में ब्लैक, काली, सफेद, लाल और नीली गेंदें हैं। काली, सफेद, लाल और नीली ऐसे हैं। काली, सफेद, लाल और नीली। काली, सफेद, लाल, ये थर्ड डिब्बा है और नीली। फोर्थ में काली, सफेद, लाल और नीली। तो पहले डिब्बे में काली गेंदें हैं 3, सफेद हैं 4, लाल हैं 5 और नीली गेंदें हैं 6। दूसरे डिब्बे में काले रंग की गेंदें हैं 2, सफेद भी 2, लाल भी 2 और नीली भी 2। तीसरे डिब्बे में काले रंग की गेंद 1 है, सफेद रंग की गेंद 2 हैं, इसके बाद लाल 3 और नीली 1 है। चौथे डिब्बे में काले रंग की 4 गेंदें हैं, सफेद रंग की 3 गेंदें हैं, लाल रंग की 1 गेंद है और नीले रंग की 5 गेंद हैं। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन इनमें किया गया है। तो 4 डिब्बे हैं और चारों डिब्बे में इस तरह से कलर्ड बॉल्स उसमें रखी गई हैं। पहला बी यहां पर ब्लैक के लिए है और लास्ट में मैंने ब्लू लिख ही दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ता हूं। लिखा एक डिब्बे को यादृच्छया चुना गया। इन चारों में से एक डिब्बे को रैंडमली चूज किया मैंने और फिर उसमें से एक गेंद निकाली गई। तो 4 में से पहले मैंने एक डिब्बा चुना और उसमें से फिर एक गेंद मैंने निकाली है। यदि गेंद का रंग काला है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद को डिब्बा तीसरे से निकाला गया है। देखिए बेटा, उन्होंने बता दिया। सबसे पहले हमने एक डिब्बा चुना, 4 में से कोई डिब्बा सेलेक्ट किया। डिब्बा चुनने के बाद उसमें से हमने एक गेंद निकाली। अब उन्होंने बताया कि यदि वो निकाली गई गेंद काले रंग की है तो क्या प्रायिकता है कि यह गेंद तीसरे वाले डिब्बे से निकाली गई है। तो अगर काले रंग की गेंद है बेटा और आपको पता लगाना है तीसरे डिब्बे से निकाली गई है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो ये बड़ा आसान है। थोड़ा सा आप सोचिए सभी स्टूडेंट कि हमें दे दिया गया है कि काले रंग की गेंद निकली है तो तीसरे डिब्बे से निकलने की प्रोबेबिलिटी हमको पता लगानी है। इसके लिए यहां पर जो भी पूरा सैंपल स्पेस है मैं फिगर बना के आपको करके दिखाता हूं। आप देखिए, इस सैंपल स्पेस में टोटल 4 पार्ट्स होंगे। कैसे भी आप बना लें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले डिब्बे के लिए है,
ये दूसरे डिब्बे के लिए है, ये तीसरे डिब्बे का हिस्सा और ये चौथे डिब्बे का हिस्सा। मैं मान लेता हूं यहां पर कुछ घटनाएं माना। याद करें बेटा, जो आप बेज थ्योरम लगाते थे, बेज प्रमेय लगाते थे, लगभग ये वैसा ही क्वेश्चन है आपका। सेम वही चीज यहां पर आपको सॉल्व करनी है। तो मैंने मान लिया ये 4 डिब्बे हैं, मैं इन घटनाओं को, एक घटना को E1, दूसरे डिब्बे को चुनने को E2, तीसरे डिब्बे के चुनने को E3 और चौथे डिब्बे के चुनने को मैं E4 मान लेता हूं। तो सबसे पहले ये 4 डिब्बे हैं, चारों डिब्बों को चुनने की घटनाएं, क्योंकि पहले डिब्बा चुना गया है, माना घटना E1 डिब्बे 1 को चुनने की घटना, डिब्बे 1 को चुनने की घटना। इसी प्रकार घटना E2 जो है वो डिब्बे 2 को चुनने की घटना है। E3 जो आप देख रहे हैं वो डिब्बे 3 को चुनने की घटना है। E4 डिब्बे 4 को चुनने की घटना। इस तरह से मैंने ये 4 पार्टीशन कर लिए। तो ये E1, E2, जैसा कि मैं हमेशा लिखा करता था E1, E2, E3, E4 are the partitions of sample space। ये हमारा जो भी प्रतिदर्श समष्टि है, जो भी सैंपल स्पेस है, उसके ये 4 पार्टीशन है आज, जिनमें से E1 डिब्बे 1 को चुनने की घटना को प्रदर्शित करता है, E2 डिब्बे 2 को चुनने की घटना को प्रदर्शित करता है, और ऐसे ही E3 और E4 भी हैं। अच्छा, सबसे पहले डिब्बा चुना गया, उसमें से एक काली गेंद निकाली गई। अब बेटा एक चीज देखें, क्योंकि हर डिब्बे में आप देख रहे हैं, हर डिब्बे में ब्लैक कलर की गेंद तो है, तो एक घटना इसमें कॉमन होगी जो सभी में घटित हो सकती है। उसको हमेशा की तरह मैं आज भी क्या मानूंगा? ए मानूंगा। माना ए काले रंग की गेंद की घटना है, काले रंग की गेंद के निकलने की घटना है, निकलने की घटना। बेटा आप देख सकते हैं ये एक घटना सभी में कॉमन होगी। क्यों? क्योंकि पहले डिब्बे में भी तो काले रंग की गेंद है, तो काले रंग की गेंद पहले डिब्बे से भी आ सकती है, काले रंग की गेंद दूसरे डिब्बे से भी आ सकती है, काले रंग की गेंद तीसरे डिब्बे से भी आ सकती है, और काले रंग की गेंद चौथे डिब्बे से भी आ सकती है, क्योंकि सभी डिब्बों में काले रंग की गेंदें जरूर हैं। तो ये मैंने ए मान लिया। तो ए एक ऐसी घटना है जो सब में कॉमन है। अब जैसा कि मैं हमेशा करता था, सबसे पहले मैं ये पता लगाना चाहता हूं, मुझे बड़ी सुविधा रहती है कि क्या फाइंड आउट करना है मुझे इस क्वेश्चन में। तो जैसे ही मैं इतना लिखता हूं, उसके बाद तुरंत मैं सबसे पहले यहां लिखूंगा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो उन्होंने बोला यदि गेंद का रंग काला है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद को डिब्बा 3 से निकाला गया है। देखो बेटा, उन्होंने दिया कि यदि गेंद का रंग काला है, मतलब जो बॉल हमने निकाली वो गेंद ब्लैक कलर की बॉल है, तो ये वाली बात हमको ज्ञात हो गई। और जो चीज हमको ज्ञात हो जाती है उसे तो बेटा हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो जो निकाली गई गेंद है वो काले रंग की है। काले रंग की गेंद निकलने की घटना को कैसे लिखा गया? ए से, और जो गेंद निकाली गई वो काले रंग की है, ये बात हमको ज्ञात है। अगर ये बात हमको ज्ञात है तो ये ए मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया यहां पर। ओके, अच्छा, अब उन्होंने बोला प्रायिकता है कि गेंद को डिब्बा 3 से निकाला गया है। गेंद को अगर डिब्बा 3 से निकाला गया, इस बात की प्रायिकता चाहिए। डिब्बे 3 से की घटना जो है वो E3 है, इस बात की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। जिसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है उसे हमें न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा E3। ये बेटा हमको फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं,
प्रोबेबिलिटी हमको ज्ञात करनी है। एक गेंद हमने निकाली और वो गेंद, पहले एक डिब्बा चुना गया चारों में से, फिर उसमें से एक गेंद निकाली गई, वो गेंद काले रंग की आई। तो उन्होंने बोला कि यदि अगर निकाली गई गेंद काले रंग की है तो गेंद तीसरे डिब्बे से निकाली गई है, इसकी प्रायिकता बताइए। तो गेंद का तीसरे डिब्बे से निकलने की प्रायिकता हमको चाहिए। जिसकी प्रायिकता हमको चाहिए उसे मैंने अंश में लिख दिया, न्यूमरेटर में लिख दिया। और जो चीज हमको पता है, पता क्या है कि हमने जब डिब्बे से गेंद निकाली तो काले रंग की निकली है, ये बात हमको मालूम है, वो हमने बट्टे में कर दिया, ये हमको पता है ए। और ये हमको ज्ञात करना है। अब जैसे ही ज्ञात करना है मुझे पता चला तो मैं तुरंत सॉल्यूशन पे चल पड़ता हूं और सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3 अपॉन, क्योंकि यहां पर 4 विभाजन है सैंपल स्पेस के, इसलिए मुझे बटे में इसके जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसमें 4 पार्ट्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon E3, because there are 4 partitions of sample space, so the last part is probability of E4 multiplied by probability of A upon E4। ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले पर ही हम वैल्यूज लिखेंगे और कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वैल्यूज लिखेंगे क्या? What are the required values? तो वो required values मैं यहां लिख देता हूं। required values कौन सी है? आप फॉर्मूले को देखें बेटा, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, ये हमको पता लगाने हैं। और ये भी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, probability of A upon E2, probability of A upon E3, probability of A upon E4, ये भी हमको पता लगाने हैं। इतनी सारी वैल्यूज हमको चाहिए और अगर ये वैल्यूज हमको मिल जाएंगी तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या है? आप थोड़ा गौर करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मीनिंग क्या है? E1 है डिब्बे 1 को चुनने की घटना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? डिब्बे 1 को चुनने की प्रायिकता। फिर से E1 है डिब्बे 1 को चुनने की घटना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है डिब्बे 1 को चुनने की प्रायिकता। बेटा यहां जो 4 डिब्बे हैं, 4 में से किसी भी एक डिब्बे को चुनना है। 4 में से किसी एक डिब्बे को चुनने की प्रायिकता 1/4 होगी, चाहे जिसको आप चुनेंगे। तो पहले डिब्बे की चुनने की प्रायिकता, दूसरे डिब्बे को चुनने की प्रायिकता, तीसरे डिब्बे को चुनने की प्रायिकता और चौथे डिब्बे को चुनने की प्रायिकता। 4 में से किसी भी एक डिब्बे को आप चुनेंगे, इन सब की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी सबके लिए, क्योंकि टोटल डिब्बे हैं 4। अब इन 4 में से कोई एक अगर आप चुनना चाहते हैं तो फिर 1/4 प्रायिकता होगी। ओके, तो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, इन सब की जगह हम 1/4 लिखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होगा आप ये देखिए। इसका मतलब ये है कि जो आप तो जानती हैं जो घटना डिनोमिनेटर में है वो हमको ज्ञात है और जो ऊपर है उसकी प्रायिकता हमको निकालनी है। तो E1 हमको ज्ञात है, मतलब बॉल डिब्बे 1 से चुनी गई है, ये हमको पता है और इसकी प्रायिकता चाहिए, यानी कि काले रंग की गेंद निकली है, इस बात की प्रायिकता चाहिए। कुल मिला के मैं एक साथ बताता हूं, पहले डिब्बे से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता चाहिए। पहले डिब्बे से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता चाहिए। यह है पहला डिब्बा। बेटा आप देखें पहले डिब्बे में कुल कितनी गेंदें हैं?
3 4 7 5 12 6 18 और काले रंग की कितनी है 3, तो पहले डिब्बे से काली गेंद निकलने की प्रायिकता होगी 3/18। क्लियर? 3/18 को आप और सॉल्व कर सकते हैं, 1/6 भी लिख सकते हैं। 3 1 3 3 6 और 18। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इसका क्या मतलब है? डिब्बा दूसरा है, हमें पता है, तो काली गेंद निकलने की प्रायिकता बताइए। मींस दूसरे डिब्बे से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता। दूसरे डिब्बे में कुल कितनी गेंदें हैं? 2 2 4 2 6 2 8 और काली कितनी है 2, तो दूसरे डिब्बे से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता 2/8 1/4। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 मींस, अब आप समझ गए हैं, तीसरे डिब्बे से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता। तीसरे डिब्बे से काले रंग की गेंद, तीसरे डिब्बे में गेंदें कुल कितनी है? 1 2 3 3 6 7 गेंदें हैं, काले रंग की 1 गेंद है, तो तीसरे डिब्बे से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता 1/7 हो गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4, चौथे डिब्बे से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता। चौथे डिब्बे से, चौथे डिब्बे में बेटा गेंदें कुल कितनी है? 4 3 7 1 8 और 5 13, कुल गेंदें हैं 13, उस काले रंग की गेंदों की संख्या है 4। तो इस तरह से आपको इन सब की वैल्यूज भी पता चल गई। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो इससे सारी वैल्यूज आपको पता हो गई हैं, जिनकी भी हमको जरूरत है हमारे फॉर्मूले पर रखने के लिए, वो सारी वैल्यूज अब हमको मालूम है। आपका काम बस इतना है, ये सारी वैल्यूज यहां पर अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद उसे कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिए, और जो भी मिलेगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो आप इसे सॉल्व करिएगा, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है, और क्लास 12th प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो छोटी मोटी मैथमेटिक्स करना आपको आना चाहिए और आपको करना भी चाहिए। तो आप सॉल्व करिए, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। और आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में जो इसका आंसर दे रहे हैं वो आंसर आ रहा है 0.165, तो मैं लिख देता हूं इसका आंसर है 0.165। आप सॉल्व करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर मुझे लिख के बताइएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 33 था, एग्जाम्पल 33, और अब हम लोग एग्जाम्पल 34 पे आ जाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 34। एग्जाम्पल नंबर 34 मैं पढ़ता हूं, आप बुक में भी देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो जरूर देखें। 34 पे लिखा है द्विपद बंटन। बेटा एक द्विपद बंटन दिया हुआ है मुझे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है B 4,1/3 का माध्य ज्ञात करना है। आपको इस द्विपद बंटन का मीन पता लगाना है, माध्य पता लगाना है, जिसे आप प्रत्याशा भी कहते थे, और म्यू से आपने रिप्रेजेंट किया था, E ऑफ X से भी आप इसको रिप्रेजेंट करते थे। थोड़ी सी बातों को याद करिए। अब अगर मुझे इसका माध्य चाहिए तो मुझे इसका प्रायिकता बंटन चाहिए, प्रायिकता बंटन निकल आएगा, फिर मैं बड़ी इजीली इसका मीन निकाल पाऊंगा। तो चलिए करते हैं। आपको बेटा याद होगा जब ऐसा दिया जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन जब ऐसा देते हैं तो इसमें 4 क्या होता है और 1/3 क्या होता है। मैं यहां लिख देता हूं, यहां बर्नौली ट्रायल्स, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसे आप p से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1/3।
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, असफलता की प्रायिकता Q से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 माइनस P से फाइंड आउट करेंगे। 1 में से 1/3 माइनस करेंगे 2/3। तो बेटा आप देखिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी मिल गई, हमें बर्नौली ट्रायल्स भी मिल गए, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी मिल गई, सारी चीजें मिल गई। अब हम चाहें तो इसका प्रायिकता बंटन या आप द्विपद बंटन जिसको कहते हैं वो हम बना सकते हैं। देखिए कैसे द्विपद बंटन बनाएंगे, यहां पर मैं द्विपद बंटन इसका आपको बना के दिखाता हूं। देखिए सभी स्टूडेंट्स, यहां पर मैं इसका द्विपद बंटन आपको बना के दिखाता हूं। द्विपद बंटन, द्विपद बंटन में एक टेबल रहेगी। हाँ, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यहां अगर n की वैल्यू बेटा 4 है तो आप समझ सकते हैं यादृच्छिक चर x के संभावित मान क्या होंगे। यादृच्छिक चर x के संभावित मान, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x, क्या संभावित मान होंगे अगर n की वैल्यू 4 है। याद कीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये इसके संभावित मान होंगे। आप पिछले जो भी कैलकुलेशंस हमने किए हैं उनसे आपको मालूम भी होगा। अब मैं द्विपद बंटन बना लेता हूं। द्विपद बंटन के लिए मुझे एक टेबल चाहिए और इस टेबल में मैं यादृच्छिक चर भी लिखूंगा और यादृच्छिक चर के साथ उनके संगत प्रायिकताएं, x के साथ उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। आप तो जानते हैं कि हमारे जो यादृच्छिक चर के संभावित मान हैं वो 0, 1, 2, 3 और 4 हैं। तो मैंने इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। अब उनकी प्रायिकता बंटन के लिए प्रायिकताएं यहां लिखनी पड़ेंगी। याद करें बेटा कैसे लिखेंगे। 0 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, NC0 Q टू द पावर n माइनस 0 P टू द पावर 0। n की जगह पे 4, P की जगह 1/3, Q की जगह 2/3। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, आप देखिए। सबसे पहले NC0 मीन्स 4C0, Q टू द पावर n माइनस 0, Q 2/3, 2/3 टू द पावर n माइनस 0 मीन्स 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा। P टू द पावर 0, 1/3 टू द पावर 0। ओके, फॉर 1 x इज इक्वल टू 1 क्या बनेगा, उसके लिए बनेगा 4C1 Q टू द पावर n माइनस 1, 2/3 टू द पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 करेंगे 3 आएगा। P टू द पावर 1, 1/3 टू द पावर 1। For x is equal to 2, 4C2 Q to the power n minus 2, Q to the power n minus 2 means 2/3 to the power 4 minus 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। P to the power 2, 1/3 to the power 2। थर्ड नंबर मतलब x is equal to 3 के लिए 4C3 Q to the power n minus 3, Q 2/3 to the power n minus 3, n minus 3 4 minus 3, 4 minus 3 करेंगे तो 1, P to the power 3 तो 1/3 to the power 3। For x is equal to 4, for x is equal to 4, 4C4 Q to the power n minus 4 means 2/3 to the power 4 minus 4, 4 minus 4 0, P to the power 4, 1/3 टू द पावर 4। इस तरह से हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर लिया। 4C0 P टू द पावर 0 Q टू द पावर 4, इस तरह से पूरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और थोड़ी सी और इसी में मेहनत कर लीजिए कि डायरेक्ट इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के भी रख दीजिए। प्रोबेबिलिटीज ही लिख रहे हैं बट उसको सॉल्व करके हम लिखे दे रहे हैं।
उससे हमें ज्यादा सुविधा रहेगी। तो जरा देखिए इसको सॉल्व करने से क्या आएगा। 4c0 की वैल्यू 1, 1/3 टू द पावर 0 की वैल्यू 1, 2/3 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 16/81, 3 3 जार 9, 3 जार 27, 3 जार 81। ओके, इस पे आइए 4c1 की वैल्यू कितनी होगी। 4c1 की वैल्यू होगी 4, 1/3 टू द पावर 1 की वैल्यू 1/3, 2 क्यूब 8 और 3 क्यूब 27, 27 3 जार 81, 8 4 जार 32, दिस इज 32/81। ओके, नेक्स्ट 4c2 कैलकुलेट करेंगे। 4 इंटू 3/2 इंटू 1, 2 टू द पावर 2, 4/9, दिस इज अगेन 1/9। ओके, अब आप इसे सॉल्व करिए। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, 24/81, 24/81। नाउ चलते हैं इसको सॉल्व करना x इज इक्वल टू 3 के लिए। 4c3 बेटा NCR इज इक्वल टू NCn-R। आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, कई बार पहले भी बताया गया है आपको। NCR इज इक्वल टू NCn-R। इसका यूज करके देखें तो 4c3 की वैल्यू वही होगी जो 4c1 की होती है, और 4c1 की वैल्यू है 4, 2/3 टू द पावर 1, 2/3, 1/3 टू द पावर 3, 1/27, 4 2 जार 8/81, 8/81। ओके, नेक्स्ट 4c4 की वैल्यू वही होगी जो 4c0 की होती है, 1, 2/3 टू द पावर 0, 1, 1/81। देन द प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 4 इज 1/81। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक बिल्कुल सही है, तो आप सबको ऐड करके देख सकते हैं। अगर 1 आ जाता है तो सही है। आप देखिए 6 2 8, 4 12 8, 20 1, 21 हाथ से लगे 2, 1 3 3 6 2 8, 81/81 1 आ जाएगा। मीन्स आवर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन, माध्य, माध्य को हम म्यू से भी लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी कहा जाता है। आपको बेटा याद होगा एक फॉर्मूला भी था, सिग्मा xi मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ xi वेयर i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, जहां पर i की वैल्यू 1 से n तक होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, रैंडम वेरिएबल्स को उनके संगत प्रायिकताओं से गुणा करवाते जाइए और फिर सबको आपस में जोड़ दीजिए। तो ये रैंडम वेरिएबल इसके संगत प्रायिकता का गुणा करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई, क्यों ना इसे यहां लिख दिया जाए, 0 मल्टीप्लाइड बाई 16/81 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 32/81, 32/81 प्लस 2 इंटू 24/81, 2 इंटू 24/81 प्लस 3 इंटू 8/81 प्लस 4 इंटू 1/81। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से म्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दिस विल बिकम 0, दिस इज 32/81 प्लस 24 2 जार 48, 48/81 प्लस 8 3s are 24/81 प्लस 4 1s are 4/81। अब इसे ऐड कर दीजिए, देन म्यू विल बी, आप इसे जोड़ेंगे 2 8 10, 4 14, 4 18, हासिल लगे 1 3 1 4, 4 8 2 10, 108/81। आप चाहें तो इसमें थोड़े से कैंसलेशन कर सकते हैं। कैसे कैंसलेशन कर सकते हैं,
आप 9 से कैंसिल कर दें पहले। 9 12s आर 108 एंड 9 9s आर 81। 3 से और कैंसिल हो जाएगा। 3 4s आर 12, 3 3s आर 9। सो द वैल्यू ऑफ मीन विल बी 4/3। इस तरह से आपने देखा कि हमने दिए हुए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे मीन फाइंड किया। सबसे पहले जो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उससे हमने बर्नौली ट्रायल्स देखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल लिया, यादृच्छिक चर के संभावित मान पता लगा लिए। अगर ट्रायल्स 4 हैं तो ये उसके यादृच्छिक चर के मान होंगे। उसके बाद हमने उसका द्विपद बंटन बनाया। द्विपद बंटन इस तरीके से बनाना आपको सिखाया गया है। उसकी प्रोबेबिलिटीज भी मैंने उसी के बगल में निकाल ली। उसके बाद माध्य के लिए आपको याद होगा ये फॉर्मूला, जिसमें हम यादृच्छिक चर को उसके संगत प्रायिकता से गुणा करवाते जाते हैं और फिर सबको आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे ऐसा किया माध्य आ गया 4/3। दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा जवाब है और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 34 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 35। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 35 कैसे आपको करना है। आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 35, और अभी मैं भी पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल 35। एग्जाम्पल नंबर 35। ओके बेटा 35 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 3/4 है। एक निशानेबाज है, कोई शूटर है, वो जब टारगेट को हिट करता है तो उसके टारगेट को हिट करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 3/4 है। लक्ष्य को भेदने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए, आपको यह पता लगाना है वो कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से भी ज्यादा हो। तो जो चीज पूछी गई है उसके लिए मैं मान लेता हूं। उन्होंने बोला कम से कम कितनी बार गोली चलाए, तो मैंने मान लिया कि कम से कम n बार गोली चलाए। माना कि निशानेबाज कम से कम n बार गोली चलाए। माना निशानेबाज कम से कम n बार गोली चलाए। बेटा यही हमसे पूछा गया था कि कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से भी ज्यादा हो। तो मैंने मान लिया कि जो निशानेबाज है वो कम से कम n बार गोली चलाए। इसका मतलब है वो एक बार गोली चलाएगा, फिर दूसरी बार गोली चलाएगा, फिर तीसरी बार गोली चलाएगा, और इस तरह से वो कितनी बार गोली चलाएगा, n टाइम्स। इट मींस कि वो n ट्रायल्स लेगा, गोली चलाएगा, टारगेट को शूट करेगा, टारगेट को हिट करेगा, और इस तरह के हमने कितने ट्रायल्स मान लिए हैं उसके n। तो ये बर्नौली ट्रायल्स हो गए बेटा। हियर बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल्स हमने कितने मान लिए, n मान लिए, क्योंकि n बार गोली चलाएगा। अब n बार में पता नहीं कितनी बार लग जाएगा ये, क्योंकि एक बार चलाएगा, फिर दोबारा चलाएगा, फिर तीसरी बार चलाएगा, इस तरीके से क्योंकि वो n बार गोली चला रहा है तो उसके बर्नौली परीक्षणों की संख्या n हो गई। अच्छा, अब यहां पर सफलता और असफलता की बात आएगी। अब तो जिसकी प्रायिकता हमको फाइंड करनी होगी या जिसकी प्रायिकता हमें दी गई होगी वही चीज को मुझे सफलता मानना पड़ेगा। उसने लिखा लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से ज्यादा हो। भेदने की प्रायिकता दी गई तो मैं लक्ष्य के भेदने को ही सफलता मान लेता हूं। माना निशानेबाज के द्वारा लक्ष्य भेदना ही सफलता को दर्शाता है।
क्योंकि इसी की प्रायिकता हमको दी गई है लक्ष्य भेदने की, तो लक्ष्य को भेदना ही हमने मान लिया कि सक्सेस को शो करता है। तो माना निशानेबाज के द्वारा लक्ष्य भेदना ही सफलता को दर्शाता है। जैसे ही हम ये मानते हैं तुरंत हम सफलता की प्रायिकता का प्रयास करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं इसलिए सफलता की प्रायिकता, जैसा कि अभी तक क्वेश्चंस में करते आए हैं वैसा इसमें भी हम कर रहे हैं। सफलता की प्रायिकता, बेटा सफलता की प्रायिकता को P से लिखते हैं और आप याद करिए यहां सफलता माना किसको गया है, लक्ष्य भेदने को। तो लक्ष्य भेदना अगर सफलता है तो सफलता की प्रायिकता अगर आपको चाहिए तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता लिखिए आप। और लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्वेश्चन में 3/4 दी गई है, तो ये प्रायिकता 3/4 हमने यहां पर नोट कर लिया। आप फिर से एक बार देख लें, निशानेबाज की तरह लक्ष्य भेदना ही सफलता माना गया। तो अगर आपको सफलता की प्रायिकता चाहिए तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता निकालिए, और लक्ष्य भेदने की प्रायिकता बुक में दी गई है 3/4, मैंने नोट कर लिया। इसलिए असफलता की प्रायिकता क्या होगी, असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता को Q से लिखा जाता है और वो निकालते हैं 1 - P से। देन Q इज इक्वल टू 1 - 3/4, 1 में से 3/4 माइनस करेंगे 1/4 आ जाएगा। तो सफलता की प्रायिकता 3/4, असफलता की प्रायिकता 1/4। अच्छा, अब इसके बाद बेटा हम लोग क्या करते थे, यहां पर लिख देंगे माना x सफलता की संख्या को दर्शाता है, सफलता की संख्या को दर्शाता है। याद करें बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस में हम पहले भी ऐसा करते रहे हैं, सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, कुछ भी आप लिख लें। इसलिए x के संभावित मान, x के संभावित मान क्या होंगे, तो ध्यान से देखना, सफलता क्या है, लक्ष्य भेदना। हमने गोली कितनी बार चलाई निशानेबाज ने, n बार गोली चलाया और लक्ष्य का भेदने की संख्या ये हमारी सफलता है। तो बेटा हो सकता है कि n बार गोली चलाने में से n में से एक बार भी लक्ष्य ना भेद पाए निशानेबाज, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि n में से एक भी सफलता उसको ना मिले। अगर निशानेबाज को n में से एक भी सफलता नहीं मिलती है तो मैं x की जगह 0 ले लूंगा। n में से अगर उसको एक सफलता मिलती है मतलब n बार उसने गोली चलाई और एक बार निशाने पर लग गई यानी कि एक सफलता, तो x को मैं 1 ले लूंगा। ऐसा भी हो सकता है n में से 2 बार निशाना लग जाए, 3 बार निशाना लग जाए, 4 बार निशाना लग जाए, ऐसा होते होते ऐसा भी हो सकता है n बार भी निशाना लग जाए। तो अब आप समझ सकते हैं x के संभावित मान n तक हो सकते हैं। x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो अप टू n होंगी, 1 2 3 4 डॉट डॉट n। x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो n हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। ओके, अब हमको पता क्या लगाना है, क्वेश्चन में दिया है लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। दिया हुआ है, हमको दिया है कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता, प्रायिकता किस चीज की, कम से कम एक बार भेदने की जो प्रायिकता है, उन्होंने बोला प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। तो बेटा कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। अधिक हो के लिए ग्रेटर देन का निशान यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, फिर से एक बार, लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से ज्यादा हो, 0.99 से ज्यादा हो, उसके लिए मुझे ये साइन यूज करना पड़ेगा। अब इसको याद करिए कैसे आप लिख सकते हैं, कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब एक से कम नहीं, एक से कम नहीं, तो आप केवल 0 नहीं ले सकते, बाकी ये सब ले सकते हैं।
तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, या सबसे पहले मैं इसको और भी अच्छे से सिंबल लिखता हूं, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक या एक से अधिक, शुड बी ग्रेटर देन 0.99, ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, याद करें अपने पुराने नॉलेज से, एक या एक से ज्यादा 2, 3, 4 n तक ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस या तो 2 के लिए या 3 के लिए या 4 के लिए, ऐसे प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि हम n तक जा सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू n, डॉट डॉट कर दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं सभी आंकड़ों को लिख के नहीं दिखा पाऊंगा आपको। तो ये इसकी वैल्यू हुई, ये यहां से यहां तक अभी लेफ्ट साइड है आपका, राइट साइड पे चलेंगे तो ये मुझे इस ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा 0.99। ओके, अच्छा अब इसको बेटा याद करिए, 0 को छोड़कर इन सब के संगत प्रायिकताओं का जोड़ हमको चाहिए, 0 को छोड़कर बाकी सभी यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताओं का योग हमको चाहिए। उसके लिए छोटा तरीका आप यूज करिए, क्या होता था, इन सबको इधर ही रखिए, इसके संगत प्रायिकता उधर भेज दीजिए, क्योंकि इन सब के संगत प्रायिकताओं का जोड़ 1 होता है। तो इसको बचा के रखिए, इसके संगत प्रायिकता को उधर भेज देंगे तो इन सब की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के संगत प्रायिकता को 1 माइनस कर दे, इन सब की प्रायिकताओं का जोड़ आ जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 0.99। क्लियर? ओके, अब और आगे चलते हैं, एक काम करते हैं, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आते हैं, तो ये इधर आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.99 इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। ओके, ओ 1 में से 0.99 माइनस करेंगे, इट विल बिकम 0.01, शुड बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी जब x बराबर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हम लगाते हैं NC0 Q टू द पावर n माइनस 0 P टू द पावर 0। अब सबसे पहले मैं इस टर्म को इधर लिख देता हूं, इसको उधर कर देता हूं। NC0 की वैल्यू 1, P टू द पावर 0 की वैल्यू 1, Q टू द पावर n माइनस 0, Q मीन्स 1/4 टू द पावर n, तो ये भी 1 हो गया बेटा, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, ये 1/4 या बना रहने देते हैं अभी, 0.01 इज ग्रेटर देन 1/4 टू द पावर n, Q टू द पावर n माइनस 0, 1/4 टू द पावर n माइनस 0, 1/4 टू द पावर n। इसको बेटा आप जब सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 0.01 इज ग्रेटर देन 1 टू द पावर n करेंगे 1, 4 टू द पावर n करेंगे 4 टू द पावर n। अब ये इधर लेते आइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर n इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, इज ग्रेटर देन, ये यहां पर आ गया तो ये पूरा नंबर यहां जाना पड़ेगा 1/0.01। ओके, 0.01 से पॉइंट हटेगा, 2 0 पर बढ़ जाएंगे, इस दशा में 4 टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन 100। ये हमारा लास्ट इक्वेशन या लास्ट इनइक्वालिटी बनी। आप इसको देखकर आप प्रयास करिए, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, 4 टू द पावर n की वैल्यू 100 से ज्यादा होनी चाहिए, 4 टू द पावर n की वैल्यू 100 से ज्यादा होनी चाहिए, मींस n की कुछ ऐसी वैल्यू यहां पर आएगी जिससे 4 टू द पावर n की वैल्यू 100 से ज्यादा हो जाए। तो चलिए ट्रायल और एरर करके देख लीजिए आप, अगर आप n की जगह 1 लिखते हैं तो ये 4 टू द पावर 1 होगा, जिसकी वैल्यू 4 होगी पर वो 100 से ज्यादा नहीं होगा, तो हम n की जगह 1 नहीं ले सकते। ओके, n की जगह 2 लिख के देखिए आप, n की जगह जब 2 लिखेंगे तो आपका ये साइड 4 टू द पावर 2 मीन्स 16 हो जाएगा,
लेकिन ये अभी भी 100 से ज्यादा नहीं है, जबकि दिस साइड शुड बी ग्रेटर देन दिस साइड। इस साइड की वैल्यू n कुछ ऐसा रखिए जिससे ये वाली वैल्यू 100 से बड़ी हो जाए। 3 लिख के देख लीजिए, तो n की जगह अगर आप 3 लिखते हैं तो ये 4 टू द पावर 3 हो जाएगा, और 4 टू द पावर 3 की वैल्यू 64 होगी। ये फिर भी 100 से ज्यादा नहीं है, इसलिए n की वैल्यू 3 भी हम नहीं लेंगे। n की वैल्यू 4 लिख के देखिए, फॉर n इज इक्वल टू 4, फॉर n इज इक्वल टू 4। अगर मैं n की जगह 4 लिखूंगा, देन 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 256, विच इज ग्रेटर देन 100। ये करेक्ट है। इट मींस n शुड बी इक्वल टू 4। कहने का मतलब यूं कि जब आप यहां पर n की जगह 4 लिखेंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो पाएगी, ये असमिका संतुष्ट हो पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 4 आनी चाहिए, और यही हमने माना था कि माना निशानेबाज कम से कम n बार गोली चलाए, और n की वैल्यू बेटा हमको कितनी मिली? 4। इसका मतलब है निशानेबाज को कम से कम 4 बार गोली चलानी चाहिए। निशानेबाज जब कम से कम 4 बार गोली चलाएगा तो उसके लक्ष्य को भेदने की जो प्रायिकता होगी वो 0.99 से ज्यादा होगी, और यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था। सो आवर आंसर विल बी n इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर होगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 मीन्स एग्जाम्पल नंबर 35। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 36। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इस पोर्शन को थोड़ा गौर से देखें, सारा कुछ उसी तरह से हमने किया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे अभी तक के क्वेश्चंस हम करते आए हैं, सेम बिल्कुल वही हमने तरीका इसमें भी यूज किया हुआ है, कुछ भी हमने अलग नहीं किया। तो आप वही मेथड यूज करें और आप भी प्रयास करिए उसको सॉल्व करने का। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 35 था। इसके बाद हम चलेंगे 36 एग्जाम्पल पे, और इस पे हमने देखा कि निशानेबाज को कम से कम 4 बार गोली चलानी चाहिए, और अगर वो कम से कम 4 बार गोली चलाएगा तो उसके लक्ष्य को भेदने की जो प्रायिकता होगी, कम से कम 1 बार लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता वो 0.99 से भी अधिक आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 मीन्स एग्जाम्पल 36। एग्जाम्पल नंबर 36। बेटा 36 एग्जाम्पल पे बोला गया है ए और बी बारी बारी से एक पासे को उछालते हैं। 2 लोग हैं, दोनों लोग बारी बारी से एक पासे को उछालते हैं। पहले एक उछालता है व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति उससे उछालता है। इस तरह से बारी बारी से वो पासे को उछालते हैं। ए और बी 2 लोग हैं। जब तक कि उसमें से कोई एक पासे पर 6 प्राप्त कर खेल को जीत नहीं लेता, और ये लोग तब तक पासे को उछालते हैं जब तक कि उनमें से कोई सा भी एक व्यक्ति पासे पर 6 नहीं ले आता, क्योंकि जैसे ही किसी भी व्यक्ति के द्वारा पासे पर 6 आ जाएगा वो व्यक्ति जीता हुआ मान लिया जाएगा और खेल वहीं से बंद हो जाएगा। चाहे ए पासे पर 6 लेके जीत जाए, चाहे बी पासे पर 6 लेके जीत जाए। और उनके चाल को चलने का क्या तरीका है? सबसे पहले एक चलता है, फिर दूसरा, फिर पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर पहला वाला। इस तरीके से उनकी चालें आती हैं, जैसा किसी नॉर्मल खेल में होता है। यदि ए खेल शुरू करे, ओके, खेल किसने शुरू किया? ए ने शुरू किया। तो जीतने की प्रायिकता क्रमशः क्या होंगी? आपको उनकी जीतने की प्रायिकता पता लगानी है। बेटा थोड़ा सा गौर करें, खेल किसने शुरू किया? ए ने। तो सबसे पहला चांस किसको मिलेगा? ए को। और अगर ए नहीं जीत पाया, यानी कि पासे पर 6 नहीं ला पाया, तब दूसरा चांस बी को मिलेगा। तो दूसरा चांस बी को मिलेगा, लेकिन याद रखें उस कंडीशन पे जब ए जीतेगा नहीं। और अगर ए ने पासे पर 6 ला दिया, ए पासे पर 6 ले आया, ए जीत गया, तो खेल वहीं से बंद हो जाएगा, बी को चांस भी नहीं मिलेगा फिर उस समय। और अगर बी भी 6 नहीं ला पाया तो तीसरा चांस बनेगा, और वो फिर से किसको मिलेगा?
ए को मिलेगा। तो अगर ए पासे पर 6 ले आया तो खेल तीसरे चांस से ही बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इस बार भी ए का 6 नहीं आया पासे पर तो चौथा चांस बनेगा और ये चौथा चांस फिर बी को मिलेगा। यही कंडीशन चलती रहेगी जब तक कि किसी भी एक व्यक्ति का पासे पर 6 नहीं आ जाता। इस तरीके से अल्टरनेटिवली ये लोग चांस लेते रहेंगे। ऐसे चांस पता नहीं कब तक चलेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब तक ये चांस चलेंगे, कब किसी का 6 आएगा, आई डोंट नो। इस वजह से मैं मान लेता हूं कि ये चांस इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। एक बार फिर से देखिए, पहला चांस ए ने शुरू किया है खेल को, ए पासा फेंकेगा। 2 कंडीशन, या तो इसका 6 आएगा या इसके पासे पर 6 नहीं आएगा। अगर इसके पासे पर 6 आ जाएगा तो खेल पहले चांस से ही खत्म हो जाएगा, ये चांस नहीं बनेंगे, फिर बी को चांस ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसका 6 नहीं आया तो चांस बी को मिलेगा, दूसरा चांस होगा जो कि बी को मिल जाएगा। अब अगर बी का 6 आ गया पासे पर तो बी जीत जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा और तीसरा चांस बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर बी का भी 6 नहीं आया तो फिर से ए को चांस मिला तीसरा। इस तरीके से ये चांस मिले। और आप देख सकते हैं बेटा, ए को जो चांस मिल रहे हैं वो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, इस तरीके के चांस ए को मिल रहे हैं। ओके, अब और सफलता किसको माना जा रहा है? पासे पर 6 प्राप्त करने को सफलता माना जा रहा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पासे पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, पहले मुझे यह पता लगाना है। पासे पर 6 आने की प्रायिकता, पासे पर 6 आने की प्रायिकता। तो बेटा याद करें, ऐसा बहुत बार कर चुके हैं। पासे पर 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसी को जीता हुआ भी माना जाएगा। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान लेते हैं। कितनी होगी? 1/6। पासे पर 6 का आना सफलता भी है और 6 आने की प्रायिकता 1/6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/6। लेकिन अगर 6 नहीं आया तो उसको जीता हुआ नहीं माना जाएगा, वो फेल माना जाएगा। तो पासे पर 6 न आने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर होगा 5/6, क्योंकि 1 में से इसको माइनस करके हम निकाल लेंगे। और याद करिए, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P, फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q से मान लिया करते थे हम लोग। तो ये चीजें हमने नोट कर ली। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। उनकी जीतने की प्रायिकताएं पूछी गई हैं मुझसे, तो मैं उनके जीतने की प्रायिकताएं कैसे निकालूंगा, थोड़ा सभी गौर से समझिए। मैं एक एक की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं ए की निकालूंगा। अब आप केवल ए को देखिए, बी को ध्यान मत दीजिए। तो जो ए होगा या तो पहले चांस में जीतेगा, या तीसरे चांस में जीत सकता है, या 5वें चांस में जीत सकता है, या 7वें चांस में जीत सकता है। उसको इसी प्रकार के चांस में जीतने का मौका मिलेगा। तो अब मैं निकालता हूं। देखो, या तो बेटा वो फर्स्ट में या थर्ड में या 5th में या 7th चांस में जीतेगा, या लग रहा है ना। तो सबकी प्रोबेबिलिटीज के बीच में प्लस का साइन मुझे लगाना पड़ेगा। मैं पहले ये निकाल लेता हूं कि अगर जो ए है फर्स्ट चांस में जीत गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ए के द्वारा प्रथम बार में जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, पहली बार में जीतने की प्रायिकता। आप पहली बार भी लिख सकते हैं अगर आपको ये वर्ड अच्छा लगता है तो। पहली बार जीतने की प्रायिकता, बेटा अगर पहली बार जीतेगा तो उसके पहले तो कुछ नहीं था, तो पहली बार जीतने की प्रायिकता यानी कि एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/6। ओके, अब ए के द्वारा, क्योंकि दूसरा चांस अगर मिलेगा तो बी को मिलेगा, दूसरा ए को नहीं मिलेगा, तीसरा सीधे जाके ए को मिलेगा। तो ए के द्वारा तीसरी बार में जीतने की प्रायिकता, बेटा ए को तीसरे चांस में जीतने की प्रायिकता की अगर बात करें
तो ए को तीसरा चांस मिला ही कब? जब 2 बार फेल्योर हुए हैं। पहली बार ए फेल होगा, दूसरी बार बी फेल होगा, तभी तो तीसरी बार ए जीत सकता है। इसलिए मुझे यहां लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी 2 बार फेल्योर की और अब तीसरी बार सक्सेस की। इस बात को थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की आप सभी लोग। ए तीसरी बार जीतेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? बेटा ए तीसरी बार में जीतेगा, इसकी प्रायिकता बहुत ही साफ है कि शुरुआत में 2 बार असफलताएं मिली होंगी, तभी तीसरी बार सफलता मिल सकती है। तो तीसरी बार जीतने की प्रायिकता के लिए पहली 2 बार असफलताएं हुई हैं, ए की हुई, फिर बी असफल हुआ, अब उसके तीसरे के जीतने की प्रायिकता मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, अब इनमें ध्यान दीजिए। इन दो के लिए तो मुझे 5/6 लेना पड़ेगा, इसके लिए 1/6। 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, हम इसको लिख सकते हैं 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6। फिर से ए की बात करिए, अगर ए इस बार भी नहीं जीत पाया तो ए को फिर 5वां चांस मिलेगा। ए के द्वारा 5वीं बार जीतने की प्रायिकता, 5वीं बार ए के जीतेगा, इसके लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं? बेटा 5वीं बार, पहली बात तो 5वां चांस ही ए को कब मिलेगा? जब पहले 4 बार असफलताएं मिलें, तब 5वीं बार में ए को सक्सेस मिल सकती है। तो 4 असफलताएं तो 5वीं बार में सक्सेस मिल सकती है। इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा 4 असफलताएं और तब 5वीं बार में सफलता ए ले सकता है। अब इसको कैसे करेंगे आप? फिर वही मेथड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आप देखें बेटा, जहां जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है सब जगह 5/6 आएगा। 4 टाइम्स 5/6 है तो 5/6 टू द पावर 4, और एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो 1/6। बेटा आप देख रहे होंगे, जब पहली बार जीतने की प्रायिकता थी तो केवल 1/6, तीसरी बार जीतने की प्रायिकता है तो 5/6 टू द पावर 2 इंटू 1/6, 5वीं बार जीतने की प्रायिकता है तो 5/6 टू द पावर 4 इंटू 1/6। अब अगर मैं पूछूं कि ए के द्वारा 7वीं बार जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो मुझे आप बड़ी जल्दी बता सकते हैं। 7वीं बार उसको चांस ही कब मिलेगा? जब पहले 6 बार असफलताएं हाथ लगी हों उनके, तब जाके ये 7वीं बार में सफल हो सकता है। इसके लिए मैं क्या करूं? पहली बार में 1/6 था, तीसरी बार में 5/6 टू द पावर 2 इंटू 1/6, तो 1/6 तो सबके साथ है, तो 1/6 से यहां पर भी आ जाएगा। अब इस टर्म को देखें, तीसरी बार था तो 5/6 टू द पावर 2 था, 5वीं बार है तो 5/6 टू द पावर 4 है। मींस जितनी बार यहां पर चांस होता है उससे कम नंबर यहां पर आ जाता है। 7वीं बार होगा तो क्या होगा? 5/6 टू द पावर 6 यहां पर आ जाएगा, और ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक 6 नहीं आ जाता। तो मुझे तो पता नहीं है कब 6 आएगा, इसलिए मैंने मान लिया कि ये खेल अनंत तक चलता रहेगा। अगर अनंत तक चलता रहेगा, माना खेल अनंत तक चलेगा, तब ए के जीतने की अभीष्ट प्रायिकता, अब मैं ऊपर का हिस्सा ये साफ कर देता हूं, ए के जीतने की अभीष्ट प्रायिकता, तब ए के जीतने की अभीष्ट प्रायिकता, ए के जीतने की अभीष्ट प्रायिकता। अब बेटा देखें, या तो फर्स्ट चांस में जीतेगा, या सेकंड में जीतेगा, या थर्ड में जीतेगा, या 5th में जीतेगा, या 7th में जीतेगा। सबके बीच में अथवा का आ रहा है वर्ड, इसलिए सबको क्या करना पड़ेगा? मुझे जोड़ना पड़ेगा। 1/6 प्लस
5/6 होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5/6 टू द पावर 4 इंटू 1/6 प्लस 5/6 टू द पावर 6 इंटू 1/6 अप टू इन्फिनिटी। इसको जैसे ही आप ऐड कर देंगे आपको ए के जीतने की प्रायिकता बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कैसे ऐड करेंगे थोड़ा सभी गौर से देखिए। अब मैं इसको भी साफ कर देता हूं ताकि मुझे और जगह मिल जाए कैलकुलेशन के लिए। और बड़ा ही आसान है, आप सभी गौर से देखें बेटा। इन पूरे टर्म्स में आप देखिए 1/6 आपको कॉमन मिल रहा है, तो 1/6 मैंने कॉमन कर लिया। अब क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस 5/6 होल स्क्वायर प्लस 5/6 टू द पावर 4 प्लस 5/6 टू द पावर 6 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। बेटा ध्यान से अगर आप देखिए तो आप पाएंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो भी सीरीज एक दिख रही है आपको, वो एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। आप देखें अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का मुझे योग चाहिए। क्लास 11th में गुणोत्तर श्रेणी आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे आप शॉर्ट में जीपी भी कहते रहे हैं, और उसमें एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी आपको मिली थी। अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 माइनस r। ए श्रेणी का प्रथम पद होता है, आर श्रेणी का सार्वनुपात होता है, कॉमन रेशियो, और ये फर्स्ट टर्म होता है। मुझे यही रूल यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, यहां प्रथम पद अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 1, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात कितना होगा, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, T2/T1 करो, T3/T2 करो, T4/T3 करो, कुछ भी करो सेम आएगा। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 5/6 का होल स्क्वायर आएगा, मीन्स 25/36। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज कॉमन रेशियो ऑफ दिस इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसका जोड़ ज्ञात करना है 1/6, और मैं ए के जीतने की प्रायिकता माने लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मान लिया मैंने कि ए के जीतने की प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1/6 इसमें फॉर्मूला वो लगेगा a/1 माइनस r, r मीन्स 25/36, और कैलकुलेट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स ए के जीतने की प्रायिकता 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/, या आप 36 एलसीएम लेंगे, 36 माइनस 25, दिस विल बिकम 11/36। और आप तो जानते ही हैं इस प्रकार के कैलकुलेशन में नंबर पलट जाएगा। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको मिलेगी 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 36/11, 36 ऊपर 11 नीचे, 6 6 are 36। इट मीन्स कि जो ए है उसके जीतने की प्रायिकता है 6/11। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, कि जो दो व्यक्ति थे ए और बी, उनमें से ए के जीतने की प्रायिकता है 6/11, और यहां पर अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योग का सूत्र लगाया गया है, वो मैंने बगल में लिख दिया है। यह प्रायिकता का कैलकुलेशन। अब क्योंकि उन्होंने बी के जीतने की भी प्रायिकता मांगी है, इसलिए हम उसको भी निकाल देते हैं जल्दी से। अब बी के जीतने की प्रायिकता, बी के जीतने की प्रायिकता बी के जीतने की प्रायिकता को हम बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लेते हैं। बेटा अगर ए के जीतने की प्रायिकता 6/11 है तो बी के जीतने की प्रायिकता बेहद आसान है। 1 में से ए के जीतने की प्रायिकता निकालो। खेल में दो ही लोग हैं, तो अगर एक के जीतने की प्रायिकता 6/11 है तो दूसरे के जीतने की प्रायिकता के लिए 1 में से पहले वाले के जीतने की प्रायिकता माइनस कर दें, 6/11 माइनस कर दीजिए। आप पाएंगे कि बी के जीतने की जो प्रायिकता है वो 5/11 आपको मिल जाएगी। इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 36 भी क्लियर कर लिया हुआ है, और एग्जाम्पल नंबर 36 पे आंसर हमारा 6/11 ए के जीतने की प्रायिकता और बी के जीतने की प्रायिकता 5/11 आ गई है।
इस तरह से आपने देखा कि हमने कैसे एग्जाम्पल नंबर मिसलिनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से और एग्जाम्पल नंबर 33, 34, 35 और 36 आज हमने 4 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हुए हैं। इसमें बेटा एक एग्जाम्पल और बच रहा है हालांकि 37, लेकिन अब उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। 37 नंबर एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।